उन्होंने पब्लिक के लिए एक पैगाम भी भेजा है थ्रू मीडिया, और इंशाल्लाह मैं उस वक्त तक जेल में रहूँगा जब आज एक खुश आइन बात ये थी कि साहब की जो असल बात है ना वो इस वक्त सामने आ रही है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करनी है साइफ़र केस के हवाले से। इमरान खान का जो साइफ़र केस है, अडयाला जेल में उसकी समाअत हुई है, आज दूसरी समाअत थी। उसी हवाले से आज हमने डिटेल पूछनी है। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर वकील हैं एडवोकेट सरदार मसरूफ़ साहब। उनसे पूछते हैं कि आज की समाअत में क्या कुछ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अतीक भाई, असल में आज जो साइफ़र केस था उसकी जो दूसरी समाअत थी अडयाला जेल में, इससे पहले आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जितना भी ट्रायल हुआ था उसको कलअदम करार दिया था। उसमें बहुत सारे लीगली तो काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने फैसले को कलअदम करार दिया। आज जो लास्ट प्रोसीडिंग हुई थी उसमें सिर्फ जस्ट एक हाज़िरी हुई थी। आज चूँकि इसका प्रॉपरली उन्होंने नकुल तकसीम करनी थी, आज एक खुश आइन बात ये थी कि कोई मीडिया पर्सनस को भी वहाँ पर इजाज़त दी गई है। वो गए अंदर, उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी उनसे गुफ्तगू भी की है, और खान साहब की काफ़ी सारी बातें आज आप शाम को और कुछ मीडिया चैनल्स पे अभी चल भी चुकी होंगी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं। जो कुछ चीज़ें ऐसे उम्र की शक्ल में फैल रही थी, हर बंदा आके जेल के अंदर से कोई बात कर देता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम ये है कि जो खान साहब की जो असल बात है ना वो इस वक्त सामने आ रही है। अब इसमें जो ट्रायल है ना, इसमें आज जो चूँकि नकुल तकसीम होने के बाद जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के मुताबिक आपको तकरीबन 7 दिन के तक टाइम देना होता है फ़र्द जुर्म के लिए। तो इसलिए आज की तारीख के बाद 12 तारीख रखी गई है इस केस में, क्योंकि 12 तारीख को ये फ़र्द जुर्म के लिए ये तारीख मुकर्रर की गई है। इसमें शाह महमूद कुरैशी और साथ में इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी इसके अंदर। अच्छा, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान साहब की असल बात अब सामने आ रही है, वो ऐसी क्या बात है जो आपने ये भी कहा कि मीडिया के सामने कुछ बातें आ भी चुकी हैं, तो क्या ऐसी बात है जो मीडिया के सामने भी आ चुकी है और आवाम ने अभी तक नहीं देखी है? थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। खान साहब ने मीडिया पर्सन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन किया है, और उसमें जो बातें स्पेशली जो बात थी किसी की मुलाकात के हवाले से कि जेल में कोई बंदा गया, उनसे मुलाकात हुई है और उसको पता नहीं शायद कोई उनकी डील हो रही है, तो उन्होंने बड़ा इससे कैटेगरिकली उन्होंने कहा जी कि ऐसी ना तो कोई मुलाकात हुई है, ना मैं किसी से मुलाकात करता हूँ, ना मैं को घबराया हुआ हूँ। मैं इसको इबादत समझ के जेल काट रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं उस वक्त तक जेल में रहूँगा जब तक मैं पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी नहीं दिला देता। और आज उन्होंने पब्लिक के लिए एक पैगाम भी भेजा है थ्रू मीडिया कि मैं आपको छोड़ के कभी भी कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा, और इंशाल्लाह मैं जब तक हूं उस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम के साथ और जमहूरियत के साथ खड़ा रहूंगा। अच्छा, आपने कहा कि कोई डील नहीं करेंगे, इमरान खान साहब भी यही कहते रहे कि कोई डील नहीं करनी। तो जैसे ही पिछले दिनों की बात है कि ये बात फैल रही थी कि कुछ मुलाकात हुई है, उसी के फ़ौरन बाद ही जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं और उन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गौहर साहब को चेयरमैन PTI के लिए नामज़द किया जाता है। जैसे ही वो मुलाकात होती है फ़ौरन उसी के बाद तो आवाम में तो तासुर कुछ ये भी फैल रहा है कि कुछ डील हो रही है। मेरे ख्याल में आज ये तासर सारा ज़ायल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं वो इंतहाई पोलाइट, इंतहाई प्रोफेशनल और बड़ा सोच समझ के खान साहब ने फ़ैसला किया है। मैं ये समझता हूँ कि शायद इससे अच्छा फ़ैसला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ करें जो प्लानिंग इस वक्त हो रही थी उसके मुताबिक ये था कि किसी तरीके से बल्ले के निशान को हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 20 दिन का टाइम दिया था उसकी कट ऑफ डेट भी 13 दिसंबर बनती है, और 13 दिसंबर तक अगर फ़र्ज़ करें खान साहब को अगर हम ले आते एज ए चेयरमैन, तो अगर इलेक्शन कमीशन उस पर इतराज़ उठा देता कि तोशाखाना केस में चूँकि उनकी सज़ा मतल हुई है, उनकी अभी तक वो कन्विक्ट मौजूद हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाता तो फिर उसके मुताबिक पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ते। उसमें यह हो सकता था कि हमसे बल्ला ले लिया जाता। अब हमने ये जो खान साहब का जो फ़ैसला है बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से, इनके कल आपने देखा भी होगा कि कल परसों उनके इंटर पार्टी इलेक्शन भी हो गए हैं, अनाउंस भी हो गया है, कल उनका नोटिफिकेशन भी हो गया है, और आज मेरे ख्याल में शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके कागजात भी जमा करवा दिए जाएंगे जो इलेक्शन के हवाले से हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव मूव है, इसलिए कि एक तो इससे दो बड़े पैगाम हुए हैं। पहला बड़ा पैगाम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोरूसी जो सियासत है उसका ख़ात्मा करने जा रही है, और एक ग्रास रूट लेवल के बंदे को जिसके कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, तो उस बंदे को आज उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का चेयरमैन बना दिया। एक तो इसका ये एक जा रहा है, और अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान
पाकिस्तान की दीगर जो सियासी जमातें हैं उन पे एक प्रेशर बिल्डअप होगा कि ये बजाय के फैमिली लिमिटेड कंपनी बनाने के आप इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं, ताकि हर बंदे को एक मौका मिल सके और वो आके इन जमातों को लीड कर सके। और दूसरा जो इसका मैं कह रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि चूँकि खान साहब इस वक्त चूँकि बिहाइंड द बार हैं, आपको पता है जब इतनी बड़ी पार्टी को आप चला रहे होते हैं तो आपका इन पर्सन हर जगह पे मौजूद होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो चूँकि बैरिस्टर गौहर साहब बड़े कमिटेड और बड़े मेहनती आदमी हैं और मुझे बड़ा यकीन है उन पे कि वो बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से विद दी कंसल्टेशन ऑफ प्रीवियस जो हमारे चेयरमैन हैं इमरान खान साहब से मशावरत के बाद वो अच्छे फैसले भी करेंगे और इससे ये होगा कि आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उनका जो मोराल है ना वो बूस्ट अप होगा। ठीक है, मोराल बूस्ट अप होगा। जैसे कि आपने गौहर साहब की बात की है कि वो इंतहाई पोलाइट शख्सियत के मालिक हैं, और साथ ही अगर मीडिया पे आप देखें, तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर अगर आप देखें तो एक ही सवाल पूछा जाता है कि बैरिस्टर गौहर ही क्यों और क्यों नहीं चलें। ये बात भी अलग हम देख लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी हम बात करें तो अकबर एस बाबर जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं, उधर से वो भी कह रहे हैं कि ये हम नहीं मानते, चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन में। साथ ही मरियम नवाज़ साहिबा भी वो भी ये कह रही हैं कि ये इलेक्शन ये डमी इलेक्शन है, ये इलेक्शन ठीक से नहीं हुए। तो क्या कहेंगे, क्या ये इलेक्शन ना मानने वाली बात या चैलेंज करने वाली बात यहाँ पे आती है? क्या वजह है कि क्या ये चैलेंज हो सकते हैं ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात? अतीक साहब, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं इनके हवाले से मैं शायद आपकी पता नहीं इल्म है कि नहीं, मैं इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सेंट्रल का जो रिटर्निंग ऑफिसर भी था और मैंने ये चेयरमैन की और जो जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन मैंने कंडक्ट करवाए हैं। तो उसके लिए ये था कि हमने 29 तारीख को जो हमारे चीफ़ इलेक्शन बोर्ड थे, जो चीफ ये 29 तारीख को, ये जो लास्ट नवंबर को, उसमें नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने बाकायदा उसका शेड्यूल जारी किया। उस शेड्यूल के मुताबिक 1 तारीख को तमाम लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे और उसका जो कट ऑफ टाइम था वो 3 बजे था। 3 बजे तक मेरे पास जो एक पैनल की तरफ से कागजात जमा करवाए गए, एक पैनल की तरफ से कागजात जमा करवाए गए और इस एक पैनल की तरफ से जब कागजात जमा हो गए तो जो रूल्स हैं 2020 के, उन रूल्स के मुताबिक जो हमारा इलेक्शन है वो हुआ 2019 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और 2020 के जो रूल्स हैं उन रूल्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये हमने, चूँकि हमारा इंटरनल मामला है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, तो उस समय उसके मुताबिक जब कोई पैनल ही नहीं आया तो अकबर एस बाबर साहब की अगर आप वो वीडियो क्लिप अगर मैंने जो देखा है सोशल मीडिया पर, बाद में मैंने देखा उसको, तो वो तो पहली बात है कि मेरे पास नहीं आए, ना वो मेरे पास पेश हुए, ना उन्होंने कोई कागजात जमा करवाए। और 4:30 बजे वो आते हैं उस वक्त, जबकि 3 बजे हमारा कट ऑफ टाइम था, वो तो ख़त्म हो चुका था। उसी दिन हमने फिर सारे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो पैनल थे, उनके हमने रिज़ल्ट अनाउंस किए और रिज़ल्ट तैयार करके हमने भेज दिए जो आपके फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको। उन्होंने फिर नेक्स्ट डे जो आपकी जो प्रॉपर जगह थी जहाँ पर इलेक्शन होना था, चूँकि रूल्स इस चीज़ की हमें पाबंद करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें अगर सिंगल पैनल भी होगा तब भी आप उसी जगह पे जाके बाकायदा वहाँ पर जो वोटर आए होंगे उनसे आपने रेजोल्यूशन के शक्ल में उनको मंजूर करवाना है। और वो वहाँ पर मीडिया सारा मौजूद था, आपने भी देखा होगा, वहाँ पर रेजोल्यूशन के शक्ल में वो मंजूर करवाए और एक लीगल फ्रेमवर्क में किए गए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त तक जितने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, जितने बाज़ाब्ता और प्रॉपर तरीके से हुए हैं, शायद किसी सियासी जमात में ऐसा नहीं हुआ। और ये अच्छी रवायत है कि मतलब हमने इसको आम वर्कर की तरफ भी ले गए हैं चेयरमैन को, और दूसरा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा दिए हैं। अब हम आज कल तक आज कागजात जमा करवा देंगे इलेक्शन कमीशन में। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो नोटिफाई करें हमें। अकबर एस बाबर चैलेंज कर सकते हैं, और क्या वो पीटीआई का हिस्सा हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं नहीं तो आप नहीं तो मैं, मतलब इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे। क्या वो चैलेंज कर सकते हैं? वो पीटीआई का हिस्सा हैं? ये दोनों के जवाब दीजिए। जी, इसमें मैं सिर्फ लीगल बात करूँगा कि अकबर एस बाबर को जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक 2011 में शायद जिस वक्त हमारे इस वक्त मौजूदा सदर पाकिस्तान जो हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने उस वक्त उनको शायद डिसमेंबर किया था। क्योंकि आपकी जो पार्टी होती है ना, वो पार्टी किसी कॉन्स्टिट्यूशन किसी रूल्स के मुताबिक चल रही होती है। ये नहीं होता कि कोई आप मुस्तकिल तौर पर कहीं बैठ जाएं। आप मुझे बताएं कि अकबर एस बाबर ने जिस तरीके से अदालत में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग का केस फाइट किया, तो आप मुझे बताएं कि उनकी कोई मेंबरशिप की कोई गुंजाइश बचती है? क्या कोई किसी पार्टी का कोई डिसिप्लिन ऐसा है कि जिसमें आप इस तरह के बंदे को आप रख सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि वो पहली बात यह है कि मैं उस गहराई में जाता ही नहीं हूँ। मैं बीइंग ए
रिटर्निंग ऑफिसर ये बात कहता हूँ कि वो ना मेरे पास आए, और अगर वो कागजात आके देते मुझे तो मैं उसमें प्रॉपरली देख के कानून और आइन के मुताबिक जो हमारा इंटरनल जो पार्टी का आइन है और पार्टी के जो रूल्स है उसके मुताबिक मैं उसमें फ़ैसला देता। लेकिन जब क्या कहता है किस हिसाब से देखें ना, उसके लिए आपका प्रॉपर मेंबर होना भी ज़रूरी होता है, वही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। आप देखें ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वही लोग होंगे जो पार्टी के मेंबर होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता है कि कोई दूसरी जमात का बंदा आके इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाए। अच्छा, हम उसको स्क्रूटनाइज करते। आपकी बात भी जारी रहेगी। तो ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर भी उन्होंने कोई जो ना फॉर्म फिल नहीं किया, वो पार्टी मेंबर नहीं है, कुछ ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने चूँकि उनका प्रॉपरली एक राब्ता नंबर होता है पीटीआई का, वो उसकी बाकायदा एक कार्ड इशू होता है, वो राब्ता नंबर हमारा प्रोपोज़र का भी मौजूद है, कैंडिडेट का भी मौजूद है, और जो सेकेंडर है उसका भी मौजूद है। वो सारे हमारे कागजात में सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये चूँकि हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कहीं मांगे गए तो वो डेफिनेटली जो हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है उसको ज़रूर प्रोवाइड करेगा वो। ठीक है, सेंट्रल ऑफिस ज़रूर प्रोवाइड करेगा। बहुत शुक्रिया सरदार मसरूफ़ साहब।